स्वागत है आपका बंगलू इंजीनियर्स में। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंक्रीट वर्केबिलिटी को मेज़र करने के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। लास्ट के वीडियो में हमने स्लम कोन टेस्ट को स्टडी किया था। आज कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को हम स्टडी करेंगे एंड फर्दर जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी हम अगले जो टेस्ट होते हैं मेज़र करने के लिए वर्केबिलिटी को वो हम डिस्कस करेंगे। सो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्या होता है? कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट प्राइमरली डिज़ाइन हुआ था जो कि लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता था, बट रिसेंट में हम इसे लैब में भी एंड साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मेज़र करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्लम कोन टेस्ट भी तो वर्केबिलिटी को मेज़र कर रहा था, फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट क्यों? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि स्लम कोन टेस्ट में हमें डिफरेंट स्लम के शेप मिलते हैं जिससे कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि ट्रू स्लम कौन सा है, और IS कोड में सिर्फ 4 टाइप के स्लम हमें दिए गए हैं। सो इस वजह से जो हमारी वेरी लो, बहुत ज़्यादा जिनकी वर्केबिलिटी कम होती है जिस कंक्रीट की, उसके लिए हमने अलग से कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को डिज़ाइन किया है। तो जब कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत लो होगी, इट मीन्स उसका जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो आपने कम कर दिया है। जब वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो आपको उसके साथ प्लेस करना, उसको वर्क करना, देन शेप में मोल्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देन साथ ही साथ इस टाइप की कंक्रीट में जब आप वाइब्रेशन का भी यूज़ कर रहे हो तो हम कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से उसकी वर्केबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। अब लो वर्केबल कंक्रीट क्या होती है? तो लो वर्केबल कंक्रीट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कि हमें मास कंक्रीटिंग करनी हो, मतलब ऐसा हमारा लार्ज स्ट्रक्चर होता है जैसे कि डैम हो गया है ना, इस टाइप के रिजर्वायर्स वगैरह हो गए। इन टाइप के स्ट्रक्चर्स में हम लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे और बहुत ज़्यादा जब हमारी रेनफोर्समेंट ज़्यादा हो, मतलब हाईली रेनफोर्स जब हम सेक्शंस बना रहे हो, वहाँ पे भी हम लो वर्केबल कंक्रीट का यूज़ करते हैं। लो वर्केबल कंक्रीट में हम वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं कुछ हद तक, ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है जिससे कि थर्मल क्रैक्स हमारे कंक्रीट के सरफेस पे नहीं आते। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यदि आप वाटर सीमेंट रेशियो कम कर दोगे तो आप उसके साथ वर्क कैसे कर पाओगे, कंक्रीट को आप हैंडल कैसे कर पाओगे? तो यहाँ पे एडमिक्सचर्स का यूज़ किया जाता है। जब आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत कम है, वाटर सीमेंट रेशियो आपने कम कर दिया है, तो रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी को गेन करने के लिए आप उसमें एडमिक्सचर्स मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जब लास्ट वीडियो में स्लम कोन टेस्ट को स्टडी किया था उसमें देखा कि IS कोड ने हमें 4 टाइम के स्लम के शेप दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसी है। जो वर्केबल कंक्रीट होगी उसका जो स्लम आएगा वो ट्रू स्लम होगा, ठीक है, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, उसके शेप होगा। बट जब हम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं तो हमें अलग अलग शेप मिलते हैं, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा ट्रू स्लम कौन सा है, तो ये उसकी लिमिटेशंस हो जाती है। देन वो प्रिसाइज और बहुत अच्छा सेंसिटिव हमें रिजल्ट्स नहीं दे पाता। इसलिए जब हम लो वर्केबल कंक्रीट यूज़ कर रहे हो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में तो हमें कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट परफॉर्म करना होता है। बिकॉज यदि आप बहुत लो वर्केबल कंक्रीट यूज़ कर रहे हो, मतलब कि स्टिफ कंक्रीट जिसका वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम है, उस पर यदि आप स्लम कोन टेस्ट परफॉर्म करोगे तो क्या होगा? मोस्टली आपको क्या ज़ीरो स्लम मिल सकता है, जिसमें क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो वो स्लम एज इट इज़ रहेगा, वो कोलैप्स नहीं होगा या फिर कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ी। लो वर्केबल कंक्रीट कहाँ यूज़ करते हैं? तो लो वर्केबल कंक्रीट का जो यूज़ होता है वो मास कंक्रीटिंग में यूज़ होता है। जैसे कि हमारे लार्ज कंस्ट्रक्शंस होते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जहाँ पे हमें मास वॉल्यूम में कंक्रीटिंग करनी है, तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगे, जैसे कि डैम हो गए, रिजर्वायर्स हो गए, ऐसे एलिमेंट्स को बनाने के लिए हमें लो वर्केबल कंक्रीट की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि हाई रेनफोर्स वाले स्ट्रक्चर्स होंगे, ब्रिजेस वगैरह जहाँ पे हमें हाई रेनफोर्समेंट का यूज़ करना है, वहाँ पे भी हम लो वर्केबल कंक्रीट का यूज़ करते हैं। बट अभी भी समझ नहीं आया कि लो वर्केबल कंक्रीट क्या होती है। तो लो वर्केबल कंक्रीट को हमने वाटर सीमेंट रेशियो से कोरिलेट करते हैं। जैसे कि जब भी आप वाटर मिलाओगे सीमेंट में तो पता है केमिकल रिएक्शन होती है, देन हीट जनरेट होती है वहाँ से, जिसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो यदि आप वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर दोगे, इट मीन्स आप वाटर कम डाल रहे हो उसमें, तो क्या होगा, अब जो हाइड्रेशन की प्रोसेस होगी वो भी कम हो जाएगी, जो हीट जनरेट होने वाली होगी उसमें वो भी कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, थर्मल क्रैक्स जो आ सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर में। क्योंकि यदि आप छोटा सा कोई एलिमेंट बना रहे हो तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, बट यदि आप क्या कर रहे हो, बहुत लार्ज आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बड़ा सा डैम बना रहे हो, उसमें आप एक साथ कितने टन या क्यूबिक मीटर की आप कॉन्क्रीट उसमें प्लेस कर रहे हो एक साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हीट
डेवलप होगी वो भी, उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से थर्मल क्रैक्स आ जाते हैं इंटरनली या फिर बहुत बार सरफेस पे भी आ जाते हैं। तो उन क्रैक्स को हमें अवॉइड करना है, इसलिए हमने वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यदि आप वाटर सीमेंट रेशियो कम कर दोगे तो आप उस कंक्रीट को फिर वर्क कैसे कर पाओगे, उसके साथ हैंडल कैसे करोगे, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, प्लेस करना, मूव करना, देन उसको शेप में मोल्ड करना, वो कैसे होगा। तो जो हमारी रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी है जिससे कि हम उस पर वर्क कर पाएँ, इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एडमिक्सचर्स मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमें उस पर वर्क करने में ईजी हो जाती है। कॉम्पेक्शन फैक्टर क्या होता है? कॉम्पेक्शन फैक्टर की जो वैल्यूज़ होती है उनको एक रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि होता है कॉम्पेक्शन फैक्टर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट। कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए एपरेटस से रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो IS 1999 वाले कोड में दिया गया है, ठीक है। तो जो 1199 IS कोड है हमारा, उसमें वर्केबिलिटी से रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशन दिए हैं। देन उसको मेज़र करने के लिए जो 5 टेस्ट होते हैं, उन पाँचों टेस्ट की सारी डिटेल्स भी वहीं पे दी हुई है, वहीं से हमने लिया है। आप चाहे तो उसको रेफ़र कर सकते हैं, हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको वो कोड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इमेज में हमें दिख रहा है कि पूरा एपरेटस दिया है और उसके साथ साथ जो एसेसरीज लग रही है उनकी इमेजेस भी है। हमने साइड में पॉइंट आउट भी किया हुआ है कि एपरेटस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो ब्लू कलर का एपरेटस दिख रहा है उसमें है 2 कोनिकल हॉपर्स, ठीक है, जिनके बीच में सर्टेन कोई डिस्टेंस होगी, बाकी दोनों का जो शेप है, डायमेंशंस है, वो सेम रहेगी। देन बॉटम में एक हमारा सिलेंड्रिकल जार रखा रहेगा, या फिर मोल्ड बोल सकते हैं उसको, जो कि फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। देन एक हमें टैंपिंग रॉड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लेंथ होती है 61 सेंटीमीटर एंड 1.6 सेंटीमीटर इसका डाया होता है। ये कंक्रीट को टैम्प करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन एक वेइंग मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। वेइंग मशीन से हम क्या करेंगे, इनिशियल वेट एंड फाइनल वेट, मतलब कि पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट हम मेज़र करेंगे वहाँ से। देन ट्रॉवल का क्यों यूज़ होगा, ट्रॉवल का यूज़ होगा आप कंक्रीट को मिक्स करने के बाद जब उनको हॉपर्स में डालोगे तो वहाँ पे ट्रॉवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देन नेक्स्ट में हम लोग स्पेसिफिकेशंस क्या है, अभी हमने सिर्फ देखा कि एपरेटस में कौन सी एसेसरीज होती है एंड क्या होता है, बट उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या होती है। तो यहाँ पे फिगर में हमने कुछ डायमेंशंस भी दिखाई है, साथ में टेबल भी लगा हुआ है जिसमें उस एपरेटस से रिलेटेड डायमेंशनल जो स्पेसिफिकेशंस है वो दिए हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है, लाइक फिगर में जैसे डायमेंशन दिया है अपर डाया, है ना, 250 mm है, देन यहाँ पे 254 mm दिया है। तो ये रिमाइंड करने वाली बात है कि आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस का जो मार्जिन होता है, स्लमकोन टेस्ट में भी हमने देखा था, यदि टॉप का डाया 10 सेंटीमीटर है, बॉटम का डाया 20 है, हाइट 30 है, ठीक है, तो उनमें भी प्लस माइनस 1.5 mm का जो है उन्होंने लेके रखा था कि इतना वेरी कर सकता है साइज़। तो यहाँ पे भी डायमेंशंस दिए हैं, जैसे जो टॉप का हॉपर है उसका जो डाया है उसका 250 mm डाया होता है, देन बॉटम का होता है 125 mm, ठीक है। टेबल में उसको वेरिएशन के साथ डाला गया है कि इतना वेरी कर सकता है। देन ऐसे ही लोअर हॉपर है, उसकी डायमेंशंस है, डाया है 229 mm, देन बॉटम का डाया है 127 mm, देन इंटरनल हाइट है उसकी 229 mm। जो इंटरनल हाइट दोनों हॉपर्स की रहेगी वो सेम रहेगी, टेबल में शो नहीं है। देन जो बॉटम में सिलेंडर होगा हमारा, जिसमें कि फाइनली हमारा जो कंक्रीट है होगा उसमें आके गिरने वाला है, उसका डाया होगा 152 mm एंड हाइट होगी 305 mm। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगी दोनों हॉपर्स के बीच में, जो डिस्टेंस रहेगी वो होगी 203 mm। देन बॉटम हॉपर से लेके जो हमारा सिलेंड्रिकल कंटेनर रखा हुआ है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी 203 mm होगा। तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 203 mm है वो कंक्रीट के लिए स्पेसिफिक हॉपर से लेके ऊपर वाले हॉपर से लेके नीचे वाले हॉपर तक का फॉलिंग डिस्टेंस होगा। देन बॉटम हॉपर से लेके सिलेंडर तक जो होगा वो फॉलिंग हाइट होगा उसके लिए। कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट प्रोसेस क्या होती है, जिससे कि हम वर्केबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमने देख ही लिया है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है उसमें। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यूजुअली जो MCQ एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपसे पूरी प्रोसेस तो नहीं पूछी जाएगी, बट हो सकता है कहीं इंटरव्यू या वाइवाज वगैरह होंगे तो वहाँ पे प्रोसेस पूछी जा सकती है। सो हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए, या फिर रिटन एग्ज़ाम में भी हो सकता है आ जाए। बेसिकली कंपैरिजन पूछा जाता है, स्लमकोन टेस्ट, कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट एंड
वीवी एपरेटस टेस्ट में ऐसे कुछ रिलेटिव वैल्यूज़ होती है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आते हैं। वो हम लास्ट जो हमारी समरी होगी वोकेबिलिटी की, उसमें हम इन सभी को समराइज़ करके उनका जो कॉमन पॉइंट्स है वो हम नोट आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, आप भी जिस भी मिक्स का कंक्रीट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने M20 ग्रेड का कंक्रीट लिया है। आप M20 ग्रेड का कंक्रीट मिक्स बना रहे हो तो उसका रेशियो आप जो रहेंगे सारे ड्राई मिक्स कर लेंगे एक बार, जिसमें 1 सीमेंट होगी, 1.5 सैंड होगा और 3 हमारा कोर्स एग्रीगेट होगा। तीनों को आप ड्राई स्टेट में पहले मिक्स कर लेंगे। देन जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है एज़ पर वाटर सीमेंट रेशियो जो आपका होगा लो वोकेबिलिटी के लिए, वो उसमें आप मिक्स कर देंगे। फ्रेश कंक्रीट रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे कि जो हमारा एपरेटस है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट का जो एपरेटस है, उसके जो कोनिकल्स हॉपर्स हैं उनको देखेंगे अंदर से कहीं उसमें कोई मॉइस्चर वगैरह तो नहीं है। उनको अच्छी तरह से क्लीन करके अंदर वाली सरफेस पे जो हम ग्रीस लगा देंगे ताकि हमारा जो कंक्रीट है उसमें स्टिक ना हो, चिपके ना। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ट्रॉवल की हेल्प से क्या करेंगे, कंक्रीट को अपर वाले हॉपर में फिल कर देंगे। पर ध्यान रहे कि नीचे उसका जो ट्रैप डोर है वो क्लोज़ होना चाहिए। दोनों हॉपर्स के बॉटम ट्रैप डोर्स क्लोज़ होने चाहिए। देन जो हमारा नीचे सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसका पहले आप खाली वेट कर लीजिए, जिसे हम W1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। एम्प्टी वेट ले लिया जो कि W1 है। हमने अपर वाले हॉपर में जो है कंक्रीट को डाल दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम उसका ट्रैप डोर है, बॉटम अपर हॉपर का ट्रैप डोर है, उसको ओपन कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो कंक्रीट उसमें हमने फिल की है वो धीरे धीरे करके बॉटम वाले हॉपर में आके गिरेगी। तो हमें वेट करना है कि सारी कंक्रीट नीचे वाले हॉपर में आके गिर जाए। कितना वेट करना है, 2 to 3 सेकेंड्स हम वेट करेंगे ताकि तब तक कि सारी कंक्रीट नीचे आ जाए। इन केस यदि कुछ कंक्रीट उसमें रह गई है तो हम टैंपिंग रॉड की हेल्प से थोड़ा टैप करके सारी कंक्रीट को नीचे गिरा देंगे। ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, नीचे वाला जो हमारा हॉपर है उसका ट्रैप डोर हम ओपन करेंगे। देन वहाँ से जो कंक्रीट गिरेगी वो नीचे सिलेंड्रिकल कंटेनर में जाके गिरेगी। तो फिर वेट करना है कि सारी कंक्रीट जो है नीचे सिलेंडर में आके गिर जाए। और तो एक्सेस जो कंक्रीट यदि हमारे सिलेंड्रिकल कंटेनर के ऊपर एक्सेस यदि कोई कंक्रीट आ रही है तो उसको कट ऑफ करके एक्सेस कंक्रीट को हटा देंगे और प्लेन सरफेस कर देंगे उसको। तो अब जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर में कंक्रीट आई है उसका हम वेट करेंगे कंटेनर के साथ, जैसे कि हम W2 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये किस तरह की कंक्रीट होगी, ये पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होगी। इसमें हमने कॉम्पैक्ट करने के लिए अदर कोई सोर्स का यूज़ नहीं किया है, सिंपली हमने हॉपर में डाला है और वो अपने सेल्फ वेट की वजह से नीचे फॉल ऑफ हुई है। देन अगली प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारा सिलेंडर है उसको हमने खाली करा, पूरा साफ़ किया, अंदर फिर से उसमें ग्रीस लगाया। अब जो हमारे पास मिक्स बचा है कंक्रीट का, उस मिक्स को हम उस सिलेंडर में फिल करेंगे। देन उसको अच्छी तरह कॉम्पैक्ट करके फिल करेंगे, 3 लेयर में फिल करके उसे 25 ब्लोज के साथ टैंप करके और फिल कर देंगे पूरी तरीके से। देन फिर उसका वेट लेंगे हम। ये जो नेक्स्ट होगा हमारा सिलेंडर जिसका हम वेट लेने वाले हैं वो होगा हमारा फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ठीक है। फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जिसका वेट होगा W3। अब नेक्स्ट में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। W2 एंड W3 जो सारी हमारी वैल्यूज़ हैं, फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। यहाँ पे W1 रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ सिलेंडर इन एम्प्टी कंडीशन, W2 रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट एंड W3 रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। देन नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है उसकी जो रेंज होती है, मतलब जो उसकी वैल्यूज़ आती है वो वेरी करती है 0.7 से 0.95। अब कैसे वेरी करती है, तो यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म में हमने लिख के रखा है। एक साइड पे हमने लिखा है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड दूसरी साइड पे हमने लिखा है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। यदि टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 0.78, इट मीन्स जो हमारी कंक्रीट है वो वेरी लो वर्केबिलिटी की है, मतलब उसकी वर्केबिलिटी बहुत कम है। 0.85 के लिए लो वर्केबिलिटी, 0.92 के लिए मीडियम वर्केबिलिटी एंड 0.95 के लिए हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट। इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए बिकॉज एग्ज़ाम में जो होता है इसी टाइप के 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मतलब कि आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे देंगे कि कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए वैल्यू क्या होती है। देन 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.85 होती है। ठीक है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने देखा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है। यदि इसके बाद भी आपको इसमें कोई डाउट यदि रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वर्केबिलिटी के लिए जो वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट परफॉर्म होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फर्दर जो फ्लो टेबल टेस्ट होता है, कैलीबॉल टेस्ट है, उस पर भी हम आगे जाएंगे। ओके।
थैंक यू।